Hello, my dear secret friends. Welcome back to my channel, Secret Educator. My friends, in this video, we are going to discuss almost everything about Germany from 1815 till the unification of Germany. So, our today's session starts with a topic named Treaty of Vienna. That is quite an important topic of grade 10th history. So, let's start our today's session. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रीटी ऑफ वेना जो कि साइन की गई थी 1815 में, पर ये थी क्या? ट्रीटी ऑफ वेना जब नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हारा था। बैटल ऑफ वाटरलू कब लड़ी गई थी? बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई थी 18 जून 1815, ठीक है। और लगभग अगस्त के आसपास में नेपोलियन ने अपने थ्रोन से एब्डिकेट कर लिया था। तो अब जब बैटल हुई तो कुछ दिन तो चली होगी। उसके बाद एब्डिकेशन अगस्त सितंबर के आसपास में होता है, जिसका डेट कंफर्म नहीं है। बहुत सारी सोर्सेस अलग अलग डेट्स कहती हैं। वैसे वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम चलते हैं हमारी ट्रीटी ऑफ वेना पे। ट्रीटी ऑफ वेना का डेट है 30 अक्टूबर 1815। 30 अक्टूबर 1815। ट्रीटी ऑफ वेना को कौन होस्ट कर रहा था? ट्रीटी ऑफ वेना को होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक अंकल जी को बड़ा बोलने का शौक था, बड़े बोल बक्के थे अंकल जी। उन्होंने किन के बारे में क्या क्या बातें कही वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अंकल जी होस्ट कर रहे थे वेना कांग्रेस को। अब वेना कांग्रेस हुआ कहाँ था? वेना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। वेना ऑस्ट्रिया की राजधानी है प्रेजेंट में, तो वहाँ पे हुआ था ये वेना कांग्रेस। और इसमें कौन कौन से बड़े बड़े स्टेट्स थे उसका मैं नाम आपको बता दूं। तो जो मेनली जिसने बैटल ऑफ वाटरलू में पार्ट लिया था, जिसने नेपोलियन को हराने में बड़ी ही शिद्दत से मेहनत करी थी, वो तो आएंगे ही ज़रूर। बाकी जो लोकल रियासतें थी वो भी आई थी, छोटी मोटी जो किंगडम्स थे, सपोर्टिव अलाइज जो थी वो सब भी। तो मेन जो रोल था वो इन चारों का था, ये बाप का, ठीक है। बाप मीन्स बी फॉर ब्रिटेन, ए फॉर ऑस्ट्रिया, आर फॉर रशिया एंड पी फॉर प्रशिया, ठीक है। तो ये है बाप, एक शॉर्ट कोड आपके लिए। ये चारों तो थी ही थी, और इन्हीं चारों ने जो मतलब मेजरली ज़्यादातर जो डिसीजंस लिए वो लिए। तो डिसीजन क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं, काट छाट करने का डिसीजन हुआ। काट छाट बेसिकली हुआ कहाँ से? फ्रांस से ही हुआ। फ्रांस का तो पूरा काट कूट के जो कर दिया तो कर दिया। पोलैंड को भी नहीं छोड़ा, पोलैंड को भी पिज़्ज़ा की तरह बांट दिया। चलिए वैसे पढ़ते हैं किसके पास क्या आ गया। रशिया को मिला पोलैंड, रशिया को मिला पोलैंड। पोलैंड के साथ हुआ क्या था? पोलैंड का कुछ पार्ट जा रहा था रशिया में, कुछ पार्ट थोड़ा प्रशिया में, कुछ पार्ट थोड़ा ऑस्ट्रिया में, लेकिन पर ज़्यादातर पार्ट रशिया में गया था। इसलिए हमने यहाँ पे डिनोट किया है कि पोलैंड किसे मिला है, तो पोलैंड रशिया को मिला है, इसलिए हमने यहाँ पे रशिया में दिया है। अब नॉर्थ इटली बेसिकली अगर हम जाने तो नॉर्थ इटली पहले से ही कभी तो फ्रांस के पास, कभी ऑस्ट्रिया के पास, ऐसे ही चलता रहता था। कभी फ्रांस ने पता चला इन्वेजन कर लिया इटली का, तो फिर वो इटली उसमें चला जाता था। तो इसमें ना एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता था इस एरिया में, लेकिन पर ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा डोमिनेंस जो होता था ऑस्ट्रिया का था। तो वापस से इसे री इंस्टॉल कर दिया गया ऑस्ट्रिया के रूल को नॉर्थ इटली पे। इटली का भी वही हाल था पोलैंड की तरह। कुछ है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के पास, कुछ पेपल स्टेट्स के पास, कुछ ऑस्ट्रिया के पास, कुछ रीजनल जो रेवोल्यूशनरीज है वो कर रहे हैं, और कुछ ऐसे ही इंडिपेंडेंट किंगडम्स है। ऐसे ही चल रहा था। अब प्रशिया पे आते हैं। प्रशिया को कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिलती है कहाँ पे? उसके वेस्ट में यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन जो है, कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन में ऑस्ट्रिया को कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिलती है। जैसे कि राइनलैंड के आसपास का कुछ लैंड हो गया, उसके ही आसपास का कुछ रीजन मिल जाता है प्रशिया को। और उसके बाद क्या होता है? जेनोवा से क्या याद आता है आपको? जेनोवा में कौन बॉर्न किए थे, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है? जेनोवा में हुआ था कौन बॉर्न, तो वो हम इटली में पढ़ेंगे। वैसे आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो जेनोवा किस और सार्डिनिया किस में मिल जाता है? पाइडमॉन्ट में। जेनोवा और सार्डिनिया को पाइडमॉन्ट में ऐड कर दिया जाता है, जिससे बनता है किंगडम ऑफ सार्डिनिया पाइडमॉन्ट, ठीक है। अब इन नॉर्थ में क्या होता है? नेदरलैंड्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसमें क्या होता है? बेल्जियम को ऐड कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, ठीक है। अब कन्फेडरेशन ऑफ द राइन के साथ क्या किया गया? इसका नाम बदल के रख दिया गया जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन बनी थी हमारी 1806 में, और जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनता है 1815 में। और जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में ज़्यादा डोमिनियंस ऑस्ट्रिया का रहता है उस वक्त, क्योंकि जब वेना कांग्रेस साइन हो रही थी तब ऑस्ट्रिया थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था उस एरिया में, इसलिए ये वाला जो जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो डोमिनेंस था वो ऑस्ट्रिया के पास चला गया, वही डोमिनेट कर रहा था। ज़्यादातर कंट्रोल उसी के पास था, कुछ कंट्रोल प्रशिया के पास था। दोनों ने मिल बैठ के बांट लिया था। तो अब चलते हैं
जब ये वेना कांग्रेस हुई थी तो उस वक्त प्रशिया के राजा कौन थे। तो वैसे ये ना आपके लिए उतना जानना ज़रूरी है, ना ही आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, पर मैं ये बता देती हूँ। और अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो अल्टीमेटली शायद ये आपको याद होने ही वाला है, क्योंकि मतलब यूरोप में ऐसा था, मतलब राजाओं का ये कि 1 2 3 4 के बाद आएगा तो आपको अल्टीमेटली पता ही चल जाएगा कि इसके पहले कौन था, इसके बाद कौन था। जैसे लुइस 1 2 3 4 5 6 7 18, तो वैसे ही ठीक वही हुआ करता था। तो यहाँ पे फ्रेडरिक विलहेम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप तो भूल गए, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। हाँ है, ये फ्रेडरिक विलियम 3 थे जो उस समय वेना कांग्रेस के समय में प्रशिया के किंग थे। और इसके बाद फ्रेडरिक विलियम 4 आ गए जो हमारे एनसीईआरटी वाले हैं, उनके बारे में हम नीचे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेडरिच विलहेल्म या फिर फ्रेडरिक विलियम, ये दोनों ही सही शब्द हैं, एक ही नाम है, लेकिन पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्राइडरिच विलहेल्म। ये कहाँ लिखा, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, इसलिए हम हमेशा यही लिखेंगे। लेकिन पर ये कहीं पे अगर आपको मेंशन दिख जाए, कहीं गूगल पे या किसी और बुक में या कहीं और कोई कह दे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रेडरिक विलियम और ये फ्रेडरिच विलहेल्म ये दोनों सेम ही थे, ठीक है। ये बेसिकली जर्मनी में ये ज़्यादा फ्रेडरिच यूज़ किया जाता है, अपन कॉमनली सब इंग्लिश में ज़्यादा फ्रेडरिक ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो है हम वही लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने देखा कि अब तक शांति वाला वातावरण हो चुका है, सबने बाढ़ जीत के अपने अपने घर चले गए हैं। अब वक्त है तो फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा करने का, एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने का, क्योंकि जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन थी वो तभी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी तुरंत ही वार हुआ था, इतना बार ऑस्ट्रिया पे इन्वीजन हुआ, सबको लगभग तहस नहस कर रखा था नेपोलियन ने। अब तो सब कुछ सही करना ही है, तो सब चल जाते हैं अपने अपने घर, अपना घर वर सरिया वरिया लेंगे, थोड़ा सा घर तो देखना होगा ना, घर को सरियाने वाले चल गए। तो चलते हैं 1820 1820s एंड 1830s में प्रशिया में ज़्यादा कुछ उतना नहीं होता है। प्रशिया में एक मेजर रिवॉल्ट या रेवोल्यूशन कब देखने को मिलता है, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो कि ज़्यादा मेजर नहीं होता है। उसमें इंपॉर्टेंट यही है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो आ जाता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि नेशनलिज्म को कनेक्ट कर रहा है, और इसलिए वो थोड़ा हमें जानना है। लेकिन पर अगर मास मूवमेंट कहें तो वो मूवमेंट मास मूवमेंट नहीं था, क्योंकि उस समय वो मूवमेंट्स था सिर्फ और सिर्फ लिबरल्स, मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उन तक सीमित था। जो मासेस थी, पीजेंट्स, फार्मर्स और ये सब के पास तो वो रेवोल्यूशन पहुंचा भी नहीं था, तो इसलिए वो मास मूवमेंट नहीं था। तो ऐसा कुछ बड़ा खास नहीं होता है प्रशिया में, ठीक है। और इस दौरान ये जो 2 दशक हैं, इसमें प्रशिया अपने आप को थोड़ा सुधारने अपनी पॉलिसीज़ बिल्ड करने में लगा देता है, अपने आप को थोड़ा पावरफुल बनाता है, अल्टीमेटली वो हो ही जाता है बाद में पावरफुल। चलिए, तो इस कोशिश में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करें। तो कस्टम यूनियन होता है हमारा पहला कोशिश, जिसे हम ज़ोल्वरीन के नाम से भी जानते हैं। इसे कब फाइंड किया गया था, तो ये जो कस्टम यूनियन और जो ये ज़ोल्वरीन है ये हमारा आया था 1834 में, ठीक है। तो ज़ोल्वरीन हमारा 1834 में ये इस्टेब्लिश, मतलब इनिशिएटिव था प्रशिया के द्वारा। जैसे कि हम जैसे इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए, तो वो इंडिया का इनिशिएटिव था। जैसे प्रशिया ने एक इनिशिएटिव लिया था ट्रेड को इमर्ज करने के लिए, ट्रेड रिलेशन बिल्ड करने के लिए, किसके साथ, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स यानी कि जर्मन कॉन्फेडरेशन और उसके कुछ आसपास रीजन्स के साथ ट्रेड को इमर्ज करने का, ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए ये ज़ोल्वरीन लाया गया था, ठीक है। तो ज़ोल्वरीन के ऊपर ही हमारा यहाँ पे एक केस स्टडी है, जो कि है मर्चेंट फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग। आप चिंता न करें, इन सारे जो शहर है, मेजर जो शहर है, इन सारी की लोकेशन मैं आपको मैप पे दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं मैप प्रैक्टिस भी आ जाए आपके क्वेश्चंस में। अब वैसे अगर ना भी आए तो आई थिंक ये लोकेशंस देखना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ये लोकेशन देखने से आप सारी फैक्ट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं वो लोकेशंस ज़रूर दिखाऊंगी आपको वीडियो के आखिर में, इसलिए अंत तक बने रहे इस वीडियो में। हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, ये वाला एक स्टडी आपके में दिया हुआ है, और जिस हैम्बर्ग और न्यूरमबर्ग की डिस्टेंस है 610 किलोमीटर्स, इसके बीच में टोटल आती हैं 11 कस्टम बैरियर्स, और हर एक कस्टम बैरियर पे 5% टैक्स लगता है, ठीक है। और सिर्फ ये ही नहीं, हर एक कस्टम बैरियर के बाद आपको करेंसी और मेजरमेंट की जो यूनिट्स होती है वो भी आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप ही सोचो, आप 600 किलोमीटर अगर कहीं से भी यहाँ से जाओ, बीच में 11 आपने 1000 रुपये का सामान खरीद लिया, अब यहाँ से आप जा रहे हो, बीच में 11 कस्टम ड्यूटीज़ है, तो 550 रुपीज़ का तो टैक्स ही आपने पे करना है, तो आपको बेनिफिट ही क्या होगा। और ऊपर से ये तो 550 रुपीज़ तो मैंने एक यूनिफॉर्म यूनिट पे बताया। अगर यूनिट ही हर जगह पे चेंज हो रहा है, मान लो कि अगर आपने एक कस्टम बैरियर को क्रॉस किया तो वहाँ पे आ गया कि 1 रुपये में 80 पैसा होता है, कहीं पे 1 रुपये में 90 पैसा होता है, कहीं पे 1 रुपये में 95 पैसा होता है। सोचिए आप कितना सर का दर्द होगा। अब अभी 1-2 हो तो चलो कोई समझ भी ले, एडजस्ट कर ले, कैलकुलेट कर ले, पर यहाँ तो 11 है, और वो भी इतने शॉर्ट डिस्टेंस में। और कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करे तो मतलब 600 किलोमीटर आजकल कुछ ज़्यादा बड़े डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका इशू क्या था, ये जो हम देख रहे थे, इसके वजह से क्या क्या इशू हो रहा है। पहली बात तो यूनिफॉर्म करेंसी नहीं थी,
करेंसी का बहुत बड़ा इशू था जिसे ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी शुरुआत किसने की थी? नेपोलियन ने, नेपोलियनिक कोड के द्वारा, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 यानी कि 1804 भी कहा जाता है। और डिफ्रेंशिएशन मेजर्स भी सब जगह अलग अलग थे, करेंसी अलग अलग थी। और उसके बाद क्या था, जिसकी वजह से टाइम में होगा गड़बड़, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और उस पर से इतनी सारी कैलकुलेशंस के बाद तो खुद ट्रेडर को ही नहीं समझ में आएगा उसने किस टोल टैक्स पे कितना टैक्स दिया, किस पे कितना दिया, कितना उसका बचा, कितना उसका गया। ठीक है, तो यहाँ पे तब अगर इस तरह से अगर हम जाते तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जाता था, इसलिए जलवरीन को लाया गया। जलवरीन के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, मेरे चैनल पे होगा, जलवरीन एंड जर्मन कॉन्फेडरेशन के बारे में। उसमें मैंने सारे कुछ बता रखा है जलवरीन के बारे में, इसलिए इस वीडियो में हम उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उस चैनल के लिंक उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इट वाज एन एबॉलिशमेंट ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ जर्मन स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में एक एलआई भी दिया हुआ है, एली, जिसकी हर जगह अलग अलग मेज़र है, मतलब अलग अलग माप है। तो जैसे कि एक एलआई, ये एक कपड़े का मेजरमेंट है। एक एलआई अगर हम न्यूरमबर्ग में खरीदने जाएं तो वहाँ पे अगर एक एलआई यानी कि 1 मीटर कपड़ा अगर हम न्यूरमबर्ग में खरीदने जाएं तो वहाँ पे हमें मिलेगा 65.6 cm, यानी कि एक एली न्यूरमबर्ग में 65.6 cm, वही मेंस में 55.1 cm, फ्रैंकफर्ट में 54.7 cm, फ्राइडबर्ग में 53.3 cm। घबराइए मत, इतना ज़्यादा आपको फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री फैक्ट्स नहीं है, हिस्ट्री कंसेप्ट है, कल्चर है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, एक आइडियोलॉजी का एक सोर्स है। तो आप उसे उस तरह से पढ़ें, फैक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है उन्हें तो आपको ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, आप बस उस तरह से हिस्ट्री को पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। अब आते हैं हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे। तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब तो जर्मनी ने वेना कांग्रेस भी कर लिया, अपने घर को मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट भी कर दिया, प्रशिया में हो गया डेवलपमेंट। अब बाकी है रेवोल्यूशन, तो अब आते हैं रेवोल्यूशन। द साइलेंस इज ओवर एंड द वायलेंस इज स्टार्टेड नाउ, सो लेट्स स्टार्ट द वायलेंस नाउ, इट्स द एक्शन टाइम। वैसे एक्शन कितने लोगों को पसंद है, कमेंट करना। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होता है, कब होता है इसकी डेट तो सबको मालूम होगी, 1848 में होता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन ही नहीं किया। लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या थी वो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है। जो एग्जैक्ट डेट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है उसे याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसका दिया है दैट मीन्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ देयर इज़ मैंशन इन योर एनसीईआरटी दैट मीन्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट कैन कम इन योर एग्जाम्स। सो 18 में आपके बुक में मैंशन है, आप ये ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुई थी ये? चर्च ऑफ सेंट पॉल, फ्रैंकफर्ट एक शहर है, इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक वोटिंग किया जाता है, वोटिंग भी एक आधी अधूरी वोटिंग, जिसे हम वोटिंग का नाम ही नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वुमेंस को वोटिंग राइट ही नहीं था, जिसमें लगभग हाफ पॉपुलेशन को वोटिंग राइट ना हो। वो वोटिंग कैसा और वो इलेक्शन कैसा, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता। और वैसे ये इलेक्शन था ही नहीं, ना ये वोटिंग था, ना ये रिप्रेजेंटेशन था, इसलिए तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। चलो जो हुआ सही होता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आखिर उन लोगों को समझ में तो आ गया कि ये रिप्रेजेंटेशन जो वो कह रहे थे वो रियल में रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो वोटिंग हुई किसके लिए? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग होती है। नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई थी। नेशनल असेंबली और कहाँ बनी थी? फ्रांस में। फ्रांस की देखा देखी नेशनल असेंबली यहाँ पे बनती है। तो हम कहाँ थे? हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे जो वोटिंग हुई थी टू ऑल जर्मन नेशनल कांग्रेस, इसमें टोटल 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सेलेक्ट किए जाते हैं। और इन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने चर्च ऑफ सेंट पॉल में अपनी ओथ ली और फिर वहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, फिर चले गए राजा जी के पास। राजा जी कौन थे उस समय? तो राजा जी थे वहाँ पे फ्रेडरिच विल्हेल्म दी फोर्थ। तो राजा जी के पास गए, बोले राजा जी देखिए ज़रा हम लोग ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो हम लोग का थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को ये कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो राजा जी बोलते तू लोग को राजा जी बोलते चल भाग यहाँ से, वोटिंग करने नहीं आता, इलेक्शन करने नहीं आता, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा? तो वही हुआ, फ्रेडरिक विलियम ने उन्हें उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर लिया। बेचारों का दिल टूट गया, बेचारे चल गए वापस से अपने घर, वहाँ जाके रिवॉल्यूशन स्टार्ट करी, रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो कि आखिर में फेल हो गया। उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, वैसे होनी ही थी। तो चलते हैं आगे। तो फाइनली उन लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो डिसोल्यूशन हुआ उन लोग का, रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन होता है हमारा 31 मई 1849 को।
अब आते हैं हम जर्मन यूनिफिकेशन में। जर्मन यूनिफिकेशन 3 फेज़ में होता है और ये टोटल 7 साल का पीरियड है, ठीक है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो जब जर्मन यूनिफिकेशन आती है तब के राजा जी कौन थे, तब के पहले वाले राजा जी कौन थे, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। तो उनका जो रेन था, उनका जो दौर था वो 1840 में शुरू होता है, 1861 में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे राजा जी बदल जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कैसियर विलियम वन, ये नए राजा जी और नए प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री नहीं, इसमें मुख्यमंत्री जी, हम चीफ मिनिस्टर कहेंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में चीफ मिनिस्टर लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो नए वाले राजा जी हैं कैसियर विलियम जी, वही जाके एम्पायर बन जाते हैं जर्मन एम्पायर के। चलिए हम टाइम देखें अब जर्मन यूनिफिकेशन को। टाइम लाइन होती है 1864 से 1871 तक, फेज़ टोटल है 3। और ये जॉब किसे दिया गया था, ओटो वन बिस्मार्क, जो वहाँ के चांसलर थे, चांसलर नहीं सॉरी चीफ मिनिस्टर से, ठीक है। चांसलर से, अरे मेटरनिक अंकल जी का बड़ा याद आ जाता है जब भी प्राइम मिनिस्टर और ये जो चीफ मिनिस्टर का बात होता है तो चांसलर अंकल का बड़ा याद आता है। अरे बड़े बोल चलिए छोड़िए, अंकल जी को छोड़ते हैं। मेटरनिक अंकल जी अब चल गए ऊपर भगवान जी के पास, उनको रहने देते वहीं पे। हम आते हैं अपना जर्मन यूनिफिकेशन पे। तो 3 बार 3 फेज़ और 7 साल ये हुआ। फर्स्ट वार विथ डेनमार्क कब हुआ, 1864 में हुआ। 1864 में ये ख़त्म हो गया। इस वार में क्या होता है, ये इस वार का दूसरा नाम क्या है, सेकेंड सेलेश्विक वार। अब जानते हैं ये सेलेश्विक वार क्यों रखा गया, क्योंकि ये सेलेश्विक नाम की जगह पे हुआ। इस वार में प्रशिया ऑस्ट्रिया के साथ अलाइड था, यानी कि प्रशिया में जो ओटो वन बिस्मार्क थे वो कमाल के लीडर थे। मतलब डिप्लोमेसी तो उनमें कूट कूट के भरी थी। ऐसी डिप्लोमेसी आप अभी देख लो, अभी लाइव एग्जाम्पल दिख जाएगा जर्मन यूनिफिकेशन में। जर्मन यूनिफिकेशन में ओटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को कन्विंस किया, अपने साथ ले लिया, कह करके कि तुम्हें मैं हॉलिस्टीन दे दूंगा, यू विल गेन हॉलिस्टीन। और लालच बहुत बुरी बड़ा है जी, बहुत बुरी बला है लालच। हॉलिस्टीन लेने गया, बावेरिया खो बैठा। चलिए पढ़ते हैं, क्या करेंगे, लालची लोग का नियत वही है। तो प्रशिया ने में ओटो वन बिस्मार्क की जो डिप्लोमेसी थी उसके वजह से प्रशियन यूनिफिकेशन आखिर में हो जाता है। तो फर्स्ट वार होता है डेनमार्क के साथ, जिसमें प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को अपने साथ अलाई कर ही लिया। उसके बाद होता है रिजल्ट प्रशियो ऑस्ट्रियन विक्ट्री। प्रशिया को मिल जाता है साउदर्न सेलेश्विक और फिर ऑस्ट्रिया को मिल जाता है हॉलस्टीन। अभी तो ये मतलब ये जो हॉलस्टीन मिला है प्रशिया जी ऑस्ट्रिया जी आपको, ये अभी तो बस ट्रेलर है। आप देखो आगे आगे होता है क्या। आ गया सेकेंड वार ऑस्ट्रिया, आ गए ना, एक हाथ से देनी दूसरा हाथ से ले लेनी। अब आया ऑस्ट्रिया के बाद। तो अब ऑस्ट्रिया में क्या किया, ऑस्ट्रिया में ओटो वन बिस्मार्क ने किया, उसने फ्रांस का सपोर्ट ले लिया। तो अब फ्रांस का सपोर्ट वैसे फ्रांस ने मिलिट्री अपनी आर्मी नहीं भेजी थी प्रशिया को सपोर्ट करने के लिए, पर ये जो ऑस्ट्रिया है ये भी कैथोलिक है, फ्रांस है वो भी कैथोलिक है। अगर प्रशिया ऑस्ट्रिया पे हमला करता तो फ्रांस भी आ जाता पीछे से ऑस्ट्रिया की हेल्प करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रशिया में जो ओटो वन बिस्मार्क है उन्होंने फिर अपनी डिप्लोमेसी घुमाई और फ्रांस को फंसा दिया कि अगर आप ऑस्ट्रिया की मदद करने नहीं आएंगे तो आपको फिर से लैंड मिलेगा, लालच बुरी बलाए, आपको ज़मीन मिलेगा। ये कह के फ्रांस से भी एग्रीमेंट हो गया। फ्रांस नहीं आया जब उसका भाई कुचारा था। तो इन दिस बार प्रशिया वाज अलाइड मैनी जर्मन स्टेट्स। अब यहाँ पे जर्मन कॉन्फेडरेशन की जो कुछ स्टेट्स थी वो भी प्रशिया के साथ अलाई हो जाती, क्योंकि वो जर्मन कॉन्फेडरेशन में जो मेजर मोस्टली स्टेट्स थी वो भी कैथोलिक थी, सॉरी प्रोटेस्टेंट थी। प्रशिया भी प्रोटेस्टेंट था और ऑस्ट्रिया कैथोलिक था, इसलिए उसके खिलाफ ये जो प्रोटेस्टेंट भाई वो लोग एक साथ मिल जाते हैं। किंगडम ऑफ इटली, सार्डिनिया, पाइडमोंट, यहाँ पे कौन थे, काउंट कैबोर, उन्होंने भी अपनी डिप्लोमेसी लगाई, वो भी काफ़ी अच्छे डिप्लोमेट थे। उन्होंने भी अपनी कुछ आर्मी भेज दी प्रशिया को, जिसकी वजह से उन्हें भी लोम्बार्डी मिल जाता है बाद में, ठीक है। लोम्बार्डी इज लिंक्ड विथ थर्ड इटालियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये थर्ड इटालियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी इसे बहुत कुछ मिल जाता है इटली को, वो हम इटली यूनिफिकेशन में पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। ये प्रशिया, ये वाला जो वार था सेकेंड वार विथ ऑस्ट्रिया, इसका रिजल्ट क्या होता है। एलाइज कौन थी, प्रशिया, जर्मन कॉन्फेडरेशन के कुछ स्टेट्स, किंगडम ऑफ इटली। फ्रांस के साथ एग्रीमेंट था कि वो बस मदद करने नहीं आएगा, एक तरह से बस समझ लो फ्रांस का सपोर्ट ही था। प्रशिया ने 7 हफ्ते में हरा दिया, 7 वीक्स में हरा दिया ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया काफ़ी ताकतवर हुआ करता था उस समय। फ्रांस भैया जी सोच रहे थे कि वार लंबा जाएगा, हम जाएंगे मध्यस्थता करेंगे, उसमें हम अपना कुछ ज़्यादा बड़ा हिस्सा ले लेंगे, मिडिल मैन होता है ना वही वाला। और फ्रांस जी का सपना सपने रह गया और यहाँ 7 वीक में प्रशिया ऑस्ट्रिया को कुछ के निकल हो गया। तो उसके बाद क्या हो जाता है, प्रशिया जीत जाता है 7 वीक के अंदर। और इसी 7 वीक
के वार्ड को हम लोग 7 वीक वार्ड भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जर्मन कॉन्फेडरेशन फिर से ख़त्म। पहले हुआ था कन्फेडरेशन ऑफ राइन, ख़त्म। अब हो रहा है जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ये ख़त्म। अब क्या बनेगा, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन। अब ऑस्ट्रिया के पास तो कुछ बचा नहीं है, जो भी था उधर से रशिया काट लिया, इधर से इटली काट लिया, बेचारा जा करके मिल गया हंगरी के साथ और बना दिया ऑस्ट्रिया हंगरी। उसके बाद होता है, तो वैसे जर्मनी का जो एक बॉर्डर था तभी उसमें से ऑस्ट्रिया निकल गया, बचा ही क्या था उसके पास। जर्मनी के नाम पे जर्मन कॉन्फेडरेशन का कुछ एरिया था, वो भी प्रशिया ने ले लिया, प्रशिया को मिल गया बावेरिया, हॉलस्टीन, जर्मन कॉन्फेडरेशन, और भी कुछ टायरोल रीजन, अल्पाइन रीजन के आसपास कुछ एरिया थी, वो भी मिल गया। अब आता है थर्ड वार और आखिरी वार जो जर्मन यूनिफिकेशन का है। तो तीसरे वार में क्या होता है, ये अब फ्रांस के साथ वार कर लेता है। देखा डिप्लोमेसी ऑटोमन अंकल का। तो ऑटोमन अंकल भी कम चालाक नहीं थे, पहले डेनमार्क के साथ ऑस्ट्रिया को लिया, ऑस्ट्रिया को दोस्त बनाया, दोस्त को फिर उसी पे जाके चढ़ाई कर दिया। और जब ऑस्ट्रिया को पूछने गए तो फ्रांस का साथ लिया, और फिर ऑस्ट्रिया का ख़त्म हुआ तो फ्रांस को धोने चला गया, मतलब धुलाई करते रह गया अभी 7 दिनों में। तो अब आई थी बारी फ्रांस की, फ्रांस को भी हराना था, आखिर में फ्रांस हार ही गया, प्रशियन विक्ट्री हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होती है जिसमें फ्रांस की हार मार्क की जाती है, और ये वार एंड हो जाता है। और प्रशिया को क्या मिलता है, राइनलैंड, उसके आसपास का कुछ एरिया जो कि फ्रांस के पास था, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है एंड ऑफ यूनिफिकेशन, एंड कैसियर विलियम वन वाज क्राउंड एज एम्पायर ऑन 18 Jan 1871। हो गई जर्मन यूनिफिकेशन हमारी ख़त्म। तो आगे चलते हैं मैप पे, जैसा कि मैंने आपको कहा था मैप भी दिखाऊंगी। ये रहा मैप, यहाँ पे है बाल्टिक सी, आप देख सकते हैं, नॉर्थ सी। चलिए जो जो लोकेशन हमें देखनी है हम उस पर फोकस करते हैं। लेट मी हैव अ पेन। तो हमें जो लोकेशन देखनी है वो है हमारा न्यूरमबर्ग, ओहो न्यूरमबर्ग, हैम्बर्ग, म्यूनिक एंड फ्रैंकफर्ट। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये रहा हमारा हैम्बर्ग और न्यूरमबर्ग यहाँ कहीं, ये रहा हमारा न्यूरमबर्ग। तो ये आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो ट्रैवलर चल के आया था, ठीक है। तभी ये जो आपको दिख रहा है कि ये 3 से 4 स्टेट्स में क्रॉस करके आया, तो ज़्यादा करेंसी नहीं बदली होंगी, लेकिन ये 3 से 4 स्टेट्स नहीं थे, कब तभी बहुत छोटे छोटे रॉयल हाउसेस हुआ करती थी। तभी जर्मन कॉन्फेडरेशन में अराउंड 300 प्रिंसिपैलिटीज़ यानी कि रॉयल हाउसेस, छोटे घरानों में वो जर्मन कॉन्फेडरेशन टूटा हुआ था, जिसे बाद में 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया गया। ये मैंने जर्मन कॉन्फेडरेशन वाले वीडियो में बनाई है, आप वहाँ जाके देख लें। ये रही म्यूनिक, नीचे में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ हुई थी, तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा फ्रैंकफर्ट। और कासेल के बारे में आप लोग जानते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है एक जर्मन एल्मेनिक। जर्मन एल्मेनिक क्या है, एल्मेनिक क्या होता है, एल्मेनिक में एक बुक होता है जो हर साल पब्लिश किया जाता है, कुछ फैक्ट्स होती है उसमें, कुछ फैक्ट्स, कुछ डाटा और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अब अगर आप बोले वर्ल्ड एल्मेनिक, यानी कि पूरे वर्ल्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। इंडियन एल्मेनिक बोले तो इंडिया के बारे में कुछ होगी, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, डाटा। अगर स्पेस बोले तो स्पेस के बारे में होगी, जर्मन बोले तो जर्मन के बारे में होगी। तो जर्मन एल्मेनिक उस ईयर निकला था, उसमें कासेल का एक कवरिंग था। तो वो क्या था, तो जर्मन एल्मेनिक जो उस ईयर निकला था उसके कवर पेज पे एक जो कवर था उसे डिज़ाइन किया था एंड्रीज रेबमैन ने उसे डिज़ाइन किया था। वहाँ पे 2 फोर्ट की पिक्चर थी, पहला तो बेस्टाइल था, दूसरा क्या था, फोर्ट्रेस ऑफ कैसेल, यानी कि कैसेल में एक किला था जो कि राजा की डेस्पोटिज्म का क्या कहें सिंबल था, राजा की तानाशाही का सिंबल था। एक फोर्ट जो कि जर्मनी के कासेल शहर में था, तो उसे भी बेस्टाइल की तरह ही उड़ा दिया गया, क्योंकि बेसिकली तो सब फ्रांस को ही कॉपी कर रहे थे ना। अब फ्रांस, जैसा कि मेटरनिक अंकल कहे थे, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जैसा फ्रांस जी कर रहे थे उनके नक्शे कदम पे बाकी यूरोप जी निकल गए। तो वैसे ही हुआ जब यहाँ जर्मनी में भी जैकोबिन क्लब्स बनने लगे। वहाँ पे आपके उसी कैसल वाले नीचे में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे लिखा है, आप वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कैसल की लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ, कैसेल कहो या कासेल कह लो, दोनों सेम ही है, ठीक है। शेलेस्विक, जो मैं सेलेस्विक वार कह रही थी तभी से आपको, शेलेस्विक कहाँ पे, ठीक है। शेलेस्विक की भी लोकेशन दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा सेलेस्विक जो कि डेनमार्क के पास था। तो यहाँ पे आ गया, तभी इसके 2 हिस्से कर दिए गए थे। एक था हॉलस्टीन जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा हॉलस्टीन, बड़ा कर दूँ मैं, दिख गया, ये रहा हॉलस्टीन। और ये जो इधर वाला जो पार्ट था इसके बाद वाला वो मिल गया हमारी जर्मनी को, और ये वाला मिला था ऑस्ट्रिया को, ठीक है।
उसके बाद और कौन सा, ये फ्राइबर्ग जो मेंशन है आपके बुक में। और मीन्स, ये रहा मीन्स, देख लिए लगभग सारी की सारी लोकेशन इम्पॉर्टेंट। हॉलस्टीन देख लिया हमने, शेलेस्विक देख लिया, और ये हैम्बर्ग, न्यूरमबर्ग देख लिया, म्यूनिक देख लिया, कासेल देख लिया, फ्रैंकफर्ट देखा, मेंस देखा, फ्राइबर्ग देखा। अब क्या देखना है? अब कुछ नहीं देखना, हम वापस चलते हैं। एक और मैप है, ये रहा ब्लैंक वाला, यहाँ पे आप डिनोट करोगे कैसे, ये आपको देखना है, मार्क करना है और प्रैक्टिस करना है। म्यूनिक यहाँ पे था लगभग, न्यूरमबर्ग यहाँ था, हैम्बर्ग यहाँ था, ऐसे ही आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे फ्रैंकफर्ट था, यहाँ पे मीन्स था, यहाँ पे फ्राइबर्ग था, ये रहा हमारा बर्लिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक मैप दिखाया है, ये ऑस्ट्रियन नहीं, प्रशियन एम्पायर का मैप है। जब प्रशिया की यूनिफिकेशन ख़त्म हो जाती है तब प्रशियन एम्पायर वहाँ पे बनता है। तो प्रशियन एम्पायर का यहाँ पे बाउंड्री था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला, तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये था हमारा प्रशियन एम्पायर। प्रशिया की यूनिफिकेशन जब एंड होती है 1871 में तब बनता है। और ये जो अभी का जर्मनी हम देख रहे हैं, ये कब बना था? ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म होती है, यानी कि 1949 में अभी जो प्रेजेंट का जर्मनी है उसकी बाउंड्रीज फिक्स होती हैं, जो तब से लेकर आज तक फिक्स है। ये जो प्रशियन एम्पायर रहा, इसके जब वर्ल्ड वार 1 होता है तब से यहाँ पे बाउंड्रीज चेंज होते रहती है, कभी घटती कभी बढ़ती। कभी राइनलैंड फ्रांस के पास, कभी राइनलैंड बेल्जियम के पास कैप्चर हो जाता है, कभी ये उसके पास, कभी वो उसके पास, ये चलते रहता है। फ़िलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। तो आपकी बुक में एक केस स्टडी दी हुई है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, है ना, हैब्सबर्ग एम्पायर, जहाँ पे आपको दिखेगा स्लोवीन्स और टायरोल रीजन, एल्पाइन रीजन, ट्रांसल्वेनिया, और ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, क्रॉट्स दिख रहा होगा। तो वो सब अगर आपको चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, केस स्टडी ऑफ ऑस्ट्रिया, जिसमें मैं वो सारी की सारी रीज़न आपको दिखा दूंगी, जिससे कि वो सारी लोकेशन आपको एक वेब बन जाएगा। हिस्ट्री में एक वेब भी बनता है जो सारी की सारी फैक्ट्स को कनेक्ट करता है। फैक्ट्स ऐसे याद नहीं रह सकती है, फैक्ट्स में अगर आप कुछ कनेक्ट नहीं करो, उसको ट्रेस बैक ना करो, उसमें आप कुछ कनेक्टिविटी, एक वेब ना बनाओ, तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रह सकती। फैक्ट्स को नोट करने का, कलेक्शन करने का काम गूगल का है, तो गूगल को करने दो। हमें तो उसे एक वेब में सजाना है, एक फ्रेम में लगाना है, और फिर अपने तरीके से उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वाला रीजन में मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको टायरोल रीजन दिख रहा होगा। एल्पाइन रीजन बेसिकली उस रीजन को कहते हैं जो एल्प्स माउंटेन के सराउंड्स में हो। एल्प्स माउंटेन है इटली के, अगर आप फिजिकल मैप देखो इटली का, तो वहाँ पे आपको एल्प्स माउंटेन दिख जाएंगे, उसके आसपास के रीजन को एल्पाइन रीजन कहा गया है। ये रहा बोहेमिया, जो कि ऑस्ट्रिया जी गए थे हॉलस्टीन लेने और खो बैठे बोहेमिया, इतना बड़ा रीजन था। आसपास में और कुछ रीजन था, वो भी खो बैठे, चला गया ये जर्मनी के पास, प्रशियन एम्पायर के पास। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट मिला ऑस्ट्रिया को और बाकी सारा चल गया प्रशिया के पास। तो यहाँ से हमारा प्रशिया और जर्मनी का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर विथ इटली की सारी चीज़ों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड और अपने पंख फैलाते रहिए, उड़ने की कोशिश करते रहिए, आसमान को छूते रहिए और जीत की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।